नमस्कार मुलांनो, कशा आहात तुम्ही? मी आशा करते तुम्ही छान असणार. आपापली मराठीची पुस्तके काढा सर्वांनी. मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी. आज आपण पाठ क्रमांक 16 वाचणार आहोत. पाठाचं नाव आहे शब्दांचा खेळ. हा पाठ पान क्रमांक 55 आहे. 55 पेज पर है. काढला सर्वांनी. आता मी लेखिकाचे परिचय तुम्हाला वाचून दाखवते. हा पाठाचे लेखिका आहेत हेलन केलर. यांचा जन्म 1880 आणि मृत्यू 1967मध्ये झाला आहे. 1968मध्ये झाला आहे. 20व्या शतकावर आपल्या अलौकिक कार्याने आणि व्यक्तिमत्वामुळे ज्या लोकोत्तर व्यक्तींचा प्रभाव पडला त्यामध्ये हेलन केलर यांचे नाव अग्रणी आहे. अंधत्व, मुकेपणा आणि बंदित्व अशा तिहेरी अपंगत्वाशी सामना देत त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. अंधारातून प्रकाशाकडे नेणाऱ्या शिक्षणा पर्वाची थक्क करणारे अनुभव त्यांनी द स्टोरी ऑफ माय लाईफ या आत्मकथनाचा मराठी अनुवाद श्री माधव कर्वे यांनी माझी जीवन कहाणी या पुस्तक रूपाने केला आहे. प्रस्तुत उतारा माझी जीवन कहाणी हेलन केलर अनुवाद माधव कर्वे या पुस्तकातून घेतला आहे. अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे, हे अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी व त्यांची शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात केलेले है. मतलब इसकी टीचर हेलन केलर की जो टीचर थी, उन्होंने जो उनकी हेल्प की थी उसके बारे में, यानी उनके इस अंधेपन की वजह से जो उनको तकलीफ़ें हो रही थी, उनको कैसे उन्होंने फेस किया, कैसे उनको अपने आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसके बारे में लेसन है. ठीक आहे. आता आपण पाठ बघूया. माझ्या आठवण्यातले आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस म्हणजे माझ्या बाई आणि मन्सीफिल्ड सोल्विन मला शिकवायला आल्या. तो दिवस दोन अगदी परस्पराविरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात यास मला नवल वाटलं. 3 मार्च 1887 1887 मला आठवं वर्ष लागला. 3 महीने बाकी होते. यानी माझ्या आठवण्यातील यानी मेरी याददाश्त में आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचे जिंदगी का सबसे इम्पॉर्टंट दिन था. दिवस म्हणजे माझ्या बाई आणि मन्सीफिल्ड सोल्विन मला शिकवायला आल्या होत्या. यानी उनकी जो टीचर थी, टीचर का नाम था एनी मन्सीफिल्ड सोल्विन, वो उनको पढ़ाने आने वाली थी. अगदी परस्पराविरोधी आयुष्य कशी एकत्र येतात याचं मला नवल वाटतं. यानी कैसा मतलब एक साथ आता है, मुझे इसका ताज्जुब हुआ. 3 मार्च 1887 मला आठवां वर्ष लगायला 3 महीने बाकी होते. यानी 3 मार्च को 1887 में मेरे को 8 साल लगने के लिए 3 महीने अभी बाकी थे. त्या दिवशी दुपारी मी पोर्चमध्ये उभी होती. उस दिन मैं दोपहर में पोर्च में खड़ी थी. वरांडा, पोर्च मतलब क्या, वरांडा गॅलरी. कशाच्या तरी अपेक्षेत आईची खुनाखुनी आली. घरातल्या लगबगीवरून आज काहीतरी वेगळं घडणार आहे याची मला साधारण अंदाज आला. यानी मम्मी की भागदौड़, घर में बाकी लोगों की धावपड़ से मुझे ऐसा लग रहा था कि आज घर में कुछ होने वाला है. म्हणून मी दारापाशी जाऊन पायऱ्यावर वाट पाहत राहिली. इसके लिए मैं दरवाजे के पास जाकर सीढ़ियों पर रास्ता देखने लगी, इंतज़ार करने लगी. अचानक पोर्च झाकून टाकणाऱ्या हानीसकल वेलीच्या जाड्यामधून ऊन वाटत काढला आणि माझ्या उंचेवेलेल्या चेहऱ्यावर पसरवलं. नकळतच माझी बोट बाजूच्या सवीच्या पानावरून आणि वसंत ऋतूच्या स्वागत करायलाच उमलव्यात तशा कड्यावरून फिरली. भविष्य माझ्यासाठी काय चमत्कार लिहून ठेवला आहे याची काही मला कल्पना नव्हती. यानी जब मैं पोर्च में खड़ी थी, मैं वरांडे में बाहर गैलरी में खड़ी थी, तो जो पेड़ों से छनकर जो धूप मेरे चेहरे पे आ रही थी और जो बसंत ऋतु के आगमन से जो पौधे फूल वगैरह खिले थे, उन पर मेरा अचानक हाथ चला गया. और पता नहीं, मैंने सोचा कि भविष्य यानी फ्यूचर ने मेरे लिए क्या लिख के रखा है वो मुझे पता नहीं था. मेरे को उसका कुछ आइडिया नहीं था. त्याआधी काही आठवडे रांगण आणि कडवटपणानं गेले आणि कुछ अभी इससे पहले कुछ जो हफ्ते गए, आठवडे यानी कुछ वीक रागाने यानी गुस्से में और कड़वेपने से गए. मन इतकं व्यग्र यानी व्यस्त झालं होतं की त्या स्वतःशी चाललेल्या
सतत झगड्यांनी मी अगदी थकून गेले होते. दाट धुंक असताना तुम्ही कधी समुद्रावर गेल्यात अशा वेळी वाटतं सहज स्पर्श करता येईल अशा पांढऱ्या पंधरातून आपल्याला वेढले आणि तशा धोक्यातून जहाज वाटत काढत किनाऱ्याच्या दिशेत येत असतं. यानी जब हम थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखें बंद करते तो हमको कितनी घुटन महसूस होती है. ऐसा लगता है कि जल्दी से आंखें खोले. तो जिसको मतलब आँखों से जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए तो कितनी मतलब उसको ज़िंदगी तो पूरी अंधेरे में घुसी रहती है ना, अंधेरे में डूबी होती. तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है सफ़र करना, हर चीज़ को सहना. तो कभी कभार हम भी जैसे हम नॉर्मल इंसान होके भी हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना. रोज़मर्रा जो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती है तो वो तो आँखों से देख नहीं सकती थी. उसके लिए भी कितना मतलब मुश्किल होता होगा ना. तो इसके लिए वो भी पिछले कुछ दिनों से वो भी अपसेट थी, उदास थी. अपने अंदर चल रही लड़ाई से वो भी लड़ रही थी. तो जैसे जहाज़ तूफ़ान में घिर जाता है फिर तूफ़ान से अपने अपने लिए रास्ता निकालना कितना मुश्किल होता है, उसी तरह से ये जो लेखक या लेखिका थी उनके लिए भी उनका भी वही हाल था कि तूफ़ान में से अपने जहाज़ को रास्ता दिखाना, अपने उजाले की तरफ लेके आना और किनारे तक लेके आने के लिए उसको मतलब बहुत हिम्मत और ताकत की ज़रूरत थी. किनारा गाठेपर्यंत ताण असतो. ये जब तक किनारा नहीं मिलता तब तक मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है ना, कि किसी न किसी तरीके से किनारा मिल जाए. छाती धड़धड़त असते. यानी हमेशा ऐसा जान पे धड़पड़ हुई रहती कि किनारा मिलेगा कि नहीं, हम बराबर पहुँचेंगे कि नहीं किनारे पे. आता काय होणार, यानी अब क्या होगा. शिक्षणाला सुरुवात होण्याची आधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. यानी जब मेरी पढ़ाई शुरू होने से पहले जो मेरी हालत थी उस तूफ़ान में फंसे जहाज़ की जैसी हालत थी, उसी तरह से ठीक मेरी भी हालत वैसी थी कि मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे साथ क्या होगा. मुझे तो दिखता नहीं, मैं कैसे पढ़ूँगी, क्या करूँगी. उनके अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी. शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधी माझी अवस्था त्या धुक्यात सापडलेल्या जहाजासारखी होती. फरक इतकाच, माझ्याकडे होकायंत्र वगैरे काहीच नव्हते आणि बंदर किती जवळ आलं तेही कळायला काही मार्ग नव्हता. यानी मेरे फ़र्क इतना था कि मेरे पास मतलब कोई यंत्र नहीं थे. बंदर जहाँ पे जहाज़ रुकता है, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे प्लेन रुकती, उसी तरह से जो शिप होती, जो जहाज़ होती, उसके लिए वो जहाँ रुकती उसको बंदर कहते हैं. तो मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि जहाँ मेरा मतलब बंदर कितनी दूर है, मतलब जहाज़ जहाँ रुकेगी वो जगह कितनी दूर है, वो मुझे ये भी आइडिया नहीं था. प्रकाश हवा मला, मतलब मुझे रोशनी चाहिए. मुझे तेही कळायला काही मार्ग नव्हता. प्रकाश हवाय मला, असं माझा आत्महत्याचा निशब्द आक्रंद चालायचा. नेमक्या त्याचा हव्याशी क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन निघाले. और मतलब मैं एकदम कभी कभी शांत निशब्द हो जाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, एकदम शांत हो जाती थी. नेमक्या त्याच हव्याशी क्षणी प्रेमाच्या प्रकाशात मी न्हाऊन गेले और इसी में मैं प्रेम के सागर में नहा गई. माझा जवळ कुणीतरी येतेच मला जाणवलं. मेरे पास कोई आ रहा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ. आईच आहे, मतलब मुझे लगा मम्मी है, असं समजून मी हात पुढे केलं. मैंने सोचा कि माँ है, इसके लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया. तर दुसऱ्याच कोणीतरी माझा हातात घेतला. लेकिन उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा हाथ किसी और ने पकड़ा है आणि मला उचलून कडेवर घेतलं और मुझे उठाकर किनारे पर लेके गए. ह्याच माझ्या बाई और ये मेरी टीचर थी एनी सोल्विन. त्या मला शिकवायला आला होता. वो मुझे पढ़ाने के लिए आई थी. त्यापेक्षा जास्त माझ्यावर मायाची पाखरं घालायला. दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या बाई मला आपल्या खोलीत घेऊन गेल्या. दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने रूम में लेके गया. त्यांनी मला एक बाहुली दिली. उन्होंने मुझे एक डॉल दिए. पक्रिन्स इन्स्टिट्यूशन मधल्या अंध मुलांनी माझ्यासाठी ही भेट पाठवली होती. जो इंस्टीट्यूट था पक्रिन्स, तो वो इंस्टीट्यूट के बच्चों ने इस बच्ची के लिए, लेखिका के लिए गिफ्ट दिया था, डॉल गिफ्ट दिया था, भेट पाठवली होती. बाहुली लॉरी ब्रिजमैन सजवली होती. डॉल को किसने सजाया था? लॉरी ब्रिजमैन ने. अर्थात हे सगळं मला कालांतर कळलं. थोडा वेळ मी या बाहुलीशी खेळल्यावर बाईने बोटांनी हळूच माझ्या हातावर अक्षर जुळवली.
थोड़ी देर मैं उस डॉल से खेलने के बाद मेरी टीचर ने हाथ मेरी उंगली पकड़ी और उस पर कुछ लिखने की कोशिश की। DOLL। हा बोटांचा खेळ मला फार आवडला. ये उंगलियों का खेल मुझे बहुत अच्छा लगा. मीही बाईप्रमाणे बोट फिरवू लागली. मैं भी टीचर की जैसा उंगलियां फिराने लगी. शेवटी जेव्हा एकदा मी ती अक्षर बरोबर काढली तेव्हा बालसुलभ आनंद आणि अभिमान फुलून के आले. यानी जो बच्चा जब कोई छोटी चीज़ अच्छे से कर लेता है तो उसको कितनी खुशी होती है. तो उसी तरह से वो खुशी मुझे भी महसूस हुई. मुझे भी वो अच्छा लगा. तावतच जिना उतरून मी आईपाशी गेले. जल्दी में दौड़कर सीढ़ियाँ उतरकर मम्मी के पास गई. तिच्यासमोर हात धरून त्यावर पुन्हा एकदा मगाचीच अक्षर बोटाने जुड़ून लिहिली और मम्मी के पास गए. मम्मी के हाथ पर वही अक्षर मैंने वापस से मम्मी के हाथ पर लिखा. मी एक शब्द जुळवत होते हे काही मला त्यावेळी माहीत नव्हतं. मतलब मैं क्या शब्द जोड़ रही मुझे उस वक्त पता नहीं था. की बहुना शब्द म्हणून काही असतं हे तरी मला कुठं ठाऊक होतं. मी फक्त बोटांनी बाईची अनुकरण करत होती. मतलब की बहुना कोई वर्ड होता है ये मुझे पता नहीं था. मैं सिर्फ टीचर की अनुकरण टीचर की नकल कर रही थी. नंतरच्या दिवसात मी ह्याच पद्धतीने पिन हट कप असे कितीतरी शब्द आणि बसणं, उभं राहणं, चालणं अशी थोडी क्रियापदही शिकली. यानी इसी तरह से मैं पिन, बस, कप, हैट यही अपनी उंगलियों से फिराती रही. फिर उठना, बैठना, चलना ये क्रियापद यानी जो काम होता है वो भी मैंने सीखा. बरेच दिवस बाई बरोबर राहून प्रत्येक वस्तूला काहीतरी नाव असतं हे माझ्या लक्षात आलं. यानी टीचर के साथ रहकर मुझे ये पता चला कि हर चीज़ को कुछ न कुछ नाम होता है. एक दिवस मी माझ्या नव्या बाहुलीशी खेळत असतानाच बाईंनी माझी जुनी चिंध्या झालेली बाहुली माझ्या मांडीवर ठेवून पुन्हा हातावर लिहिले DOLL. एक दिन जब मैं अपनी नई डॉल के साथ खेल रही थी तो मेरी जो पुरानी डॉल जो चिंदी हो गई थी उसको मेरे गोद में रखा, मांडी पर रखा यानी मेरे पैर पर रखा टीचर ने और फिर से लिखने की शुरुआत लिखा उन्होंने DOLL म्हणजे दोन्ही बाहुल्या शब्द एकच. यानी तब मुझे समझ में आया कि दोनों बाहुलियों के नाम एक ही है, शब्द एक ही है उनके लिए डॉल. त्याआधी MUG मग आणि WATER वॉटर म्हणजे वॉटर तर मी हट्टानं म्हणायची. म्हणजे खुणा करतच नाही. माझा हा गोंधळ बघून त्याचा हिरमोड झाला आणि त्यांनी तो विषय तेवढ्यावरच ठेवला. मतलब मैं एकदम कंफ्यूज होने लगी. वाटर, खाना, खुना ये सब क्या है. तो ये उन्होंने वो चीज़ वहीं तक रहने दी. नाही माझा हा गोंधळ बघून त्यांचा हिरमोसला. पुन्हा कधीतरी तानमान बघून हे शब्द शिकवावेत असं त्यांनी ठरवले. आणि तब उनको ऐसा लगा कि फिर कभी ये शब्द वापस से उनको सिखाएंगे. असं त्यांनी ठरवलं होतं. उन्होंने ऐसा तय किया. आता पुन्हा बाहुलीवरून त्यांचे शिकवण सुरू झालं. अब फिर वापस से डॉल को लेकर उनका पढ़ाना शुरू हो गया. त्यांचे ते पुन्हा सांगणं सहन न होऊन मी माझी नवी बाहुली हिसकावून जमिनीवर आपटली. त्या बाहुलीचे तुकडे होऊन माझ्या पायांशी पडलेले मला जाणवल्यावर मला उकळ्या फुटू लागल्या. यानी उनकी बार बातें सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा और उसके लिए मैं गुस्से से वो बाहुली अपने ज़मीन पे पटक दी. जब ज़मीन पे पटका तो क्या हुआ, बाहुली के 2 टुकड़े हो गए और वो टुकड़े उनके पैरों के पास आए. तो मुझे एकदम ऐसा रोने ऐसा आ गया. वाटलं बरं झालं एकदाची पीड़ा गेली. ऐसा अच्छा हुआ कि मतलब एक बार का जो दर्द था वो ख़त्म हो गया. एवढा थैथाट करूनही न खेत असाचा माझा अविभार्व होता. ती बाहुली माझी नावडती होती ना. माझा निश्चल अंधाऱ्या जगात हळूवार भावना कुठून उगवणार. यानी वो बाहुली मुझे वो जो बाहुली थी जो डॉल थी वो मुझे नहीं पसंद थी. वो मेरे जज्बात को नहीं समझ रही थी. मेरे नाजुक भावनाओं को कुठून उगवणार. बाईने मात्र बाहुलीची ते तुकडे झाडून शेकोटीजवळच एक बाजूला लोटले. टीचर ने उन बाहुली के टुकड़ों को उठाया और शेकोटी के पास शेकोटी का जो होता है उसके पास वहाँ पे उसने रख दिया. माझी डोकेदुखी केल्याने मलाही हायस वाटलं. बाईने माझी हॅट
माझ्या हातात ठेवल्यावर मी ओळखलं। पता मेरा सर दर्द ख़त्म होने के बाद टीचर ने मेरी हैट मेरे हाथ पर ला कर रखी। और मैंने पहचान लिया कि ये मेरी हैट है। आता बाहेर छान उबदार उन्हात जायचं। अभी एक तर अच्छी कड़ी धूप में हम जाएंगे। या विचाराने मी पुन्हा आनंदाने टुनटुन उड्या मारू लागला। ये सोचकर मैं खुशी से वापस उछलने लगी और कुदी मारने लगी। पाऊल वाटाने मजात आम्ही विहिरीपाशी आलो। चलते चलते हम लोग कहाँ आहे? विहीर यानी कुएं के पास आहे। इथं हनीसकल वेलीच्या जाड्या होत्या। त्यांच्या फुलांचा सुगंध दरवळत होतो। कोणीतरी विहिरीतून पाणी काढत होतं। त्या पाण्याच्या धोरत बाईंनी माझे हात धुवून ठेवला और कोई तो कुएं से पानी निकालता, उस पानी से टीचर ने मेरे हाथ धोए। एक हातावरून अजून थंडगार पाण्याचे ओघळ वाहत असतानाच बाईंनी त्याच हातावर बोटांनी शब्द लिहिले, वॉटर। यानी जैसे पानी बह रहा था, दूसरे हाथ पे पानी बह रहा था और उसी हाथ पर टीचर ने क्या लिखा? वॉटर। यानी इसको क्या कहते हैं? वॉटर। आधी सावकाश मग झरझर मी एकदम निश्चल उभी राहिले। माझं सगळं लक्ष बाईंच्या बोटांच्या हालचालीवर एकटलं होतं। यानी वो जो पानी मेरे हाथ पे गिरा था और टीचर वाटर लिख रही थी, तब मैं एकदम सख्त होके खड़ी हो गई और मैं सिर्फ टीचर के काम पर, उंगलियों पर ध्यान दे रही थी कि मेरा सारा ध्यान टीचर की उंगलियों पे था कि टीचर क्या लिख रही है। वा वा आणि भाषेचा कोड एकदम माझ्यासमोर जसं उलगडलं। अरेच्या पाणी म्हणजे आपल्या हातावरून थंडगार नाशत उसळत काहीतरी जाते। त्या एका जिवंत चैतन्यमय शब्दांना माझ्या आत्म्याला जशी जाग आणली। यानी वो पानी गिरा और मुझे समझ में आया कि उसको वाटर कहते हैं। उसका मतलब वाह से वाटर होता है। और वो जो खुशी जीवंत, त्या एका जिवंत चैतन्य उत्साही शब्द से माझ्या आत्म्याला जशी जाग, यानी मेरे आत्मा को जैसी मतलब जो खुशी मिली, आणली प्रकाश अशा आनंदीचा उधळण केली और एक रोशनी का मेरे मन को, मेरे अंदर जो उजाले की शुरुआत किया, मुक्त केले केले। अजूनही तसे या वाटेत बरेच अडथळे होते। यानी इस रास्ते में बहुत ही अड़चने थी, पण लवकरच ते दूर होणार होते और जल्द ही वो दूर होने वाला था। विहिरीपासून मी परतले। हम लोग कुएं से वापस आ गए। तेव्हा मन नवीन गोष्टी सीखण्यासाठी आतुर झाला होता और फिर दिल नए शब्द सीखने के लिए एकदम बेकरार था। एकदम ऐसा लग रहा था कि जल्दी से नए शब्द सीख ले। आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होते आणि नावातून उमललं होतं एक नवा विचार। यानी हर चीज़ के लिए एक नए नाम था और हर नाम के से लेकर एक विचार अंदर जाग रहा था। एक नावाचा विचार घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची। ती प्रत्येक वस्तू जशी स्पर्शगणिक चैतन्याने थरथरायची। मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टि मिळाली होती। मतलब मैं घर आने के बाद एक चीज़ों को छू रही थी और उसको एहसास कर रही थी और उस छूने के एहसास से मुझे एक नई नज़र मिली, नई रोशनी मिली। चीज़ों को देखने का एक नया रास्ता मिला कि सूंघ कर समझ कर मुझे एहसास हो कि ये चीज़ क्या है ना। आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते और अब उसी नज़रिए में मैं सब देख रही थी। दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली। जब मैं दरवाजे पर आई तो मुझे याद आया कि मैंने जो दौड़ तोड़ी थी, चाच पड़त शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचलले और जल्दी से मैं ऊपर गई और शेकोटी के पास जो मैंने टुकड़े टीचर ने वहाँ रखे थे उनको जमा किया। तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्याची बाहुली करण्याची मी कसोशीने प्रयत्न करत राहिले और वापस से टुकड़ों को जोड़कर मैं बाहुली बनाने की कोशिश कर रही थी। आता माझ्या हातातून घडलेल्या चुकीचा जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले। अब मुझे मेरे हाथ से जो गलती हुई थी उसका एहसास होने के बाद मेरे आँखों से आंसू आने लगे। पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थानं पश्चाताप झाला। फार वाईट वाटलं। पहली बार ही मुझे
एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई। इस गलती का एहसास मुझे पहली बार हुआ और इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले। उसी दिन मैंने बहुत सारे नए शब्द सीखले। ते सगळेच काही नेमके कोणते ते आता आठवत नाही। अभी वो कौन से थे वो वर्ड, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। पण त्या शब्दात आई, बाबा, बहीण, भाई, बाई हे शब्द होते। लेकिन उन शब्दों में आई, बाबा यानी मम्मी, डॅडी, बहन, भाऊ, ये बाई ये शब्द थे। एवढंच निश्चित आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी सुटली। मतलब यही नए नए शब्दों ने मेरी ज़िंदगी में नए पत्ते खुश खोल दिए थे। तो दिवस माझ्या दृष्टीने फार नाट्यमय होता। वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही नाट्यमय था। रात्र मी माझा चिमुकल्या पलंगवर झोपू गेली। रात को मैं अपने पलंग पर सोने गई तेव्हा माझा इतक्या दुसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता। दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले। आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतो याची उत्कंठा राहिली होती। जब मैं सोने गई तो मुझे मतलब मैंने दिन भर में जो काम किया तो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी और ऐसा लगा कि मेरे को ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि कल का दिन कब आएगा और कल आने के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कल वापस से मेरी टीचर आएगी और मुझे वापस से पढ़ाएंगी। और अब वो हर दिन कुछ नया नया सीखने की इंतज़ार में थे। अब उनको पढ़ना लिखना अच्छा लग रहा था। की मी आशा करते की तुम्हाला हा पाठ समजला असेल। ह्याचे क्वेश्चन्स तुम्हाला करायचे आहेत। धन्यवाद, थँक्यू.